हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द थर्ड पार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल डी ऑफ द बीआरबीएल। तो तीन चैप्टर्स कवर कर रहे थे हम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर किए हैं, कंसेप्ट्स जो हमने कवर किए हैं। एंड आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि आपको हमारे जो वीडियोस हैं उनके पार्ट्स डेफिनेटली पसंद आए होंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो को। बट मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। और साथ के साथ अवेलेबल है सीआईबी का कंप्लीट अर्ली बर्ड पैक, जिसमें आपको मिल जाते हैं फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, पीडीएफ नोट्स एंड मच मोर। तो वेट किस चीज की कर रहे हो? अभी के अभी एनरोल कर लो इसमें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। इफ यू वांट टू सी द पैटर्न एंड ऑल द थिंग्स, तो लेट मी टेल यू कि सीआईबी का फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। उसके लिए सिंपली आपको साइन अप करना है एप्लीकेशन में एंड यूल बी गेटिंग दैट पैक एब्सोल्युटली फ्री। उसमें वीडियो क्वेश्चंस और पीडीएफ शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड द क्वेश्चन नंबर 27, it says the government is establishing a new body to supervise the activities of all the entities that issue digital signature certificates। तो गवर्नमेंट बेसिकली एक नई बॉडी को एस्टैब्लिश कर रही है जो सुपरवाइज करेगी एक्टिविटीज को, सभी एंटिटीज की जो इशू करते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। द बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग for laying down standards, specifying the form contents of certificates and resolving the conflicts। What is the official title of this supervisory body? तो ये सुपरवाइजरी बॉडी का क्या टाइटल है उसके बारे में बताना है एज पर द एक्ट आईटी 2000। ऑप्शन ए, द साइबर रेगुलेशंस एपीलेट ट्रिब्यूनल, द साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी, द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, या फिर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स। विच वन वुड बी द करेक्ट आंसर? इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, दैट इज साइबर रेगुलेशंस एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो साइबर रेगुलेशंस एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक एपीलेट बॉडी है जो अपील्स को सुनती है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो अपील्स होती हैं उसको सुनती है साइबर रेगुलेशंस एपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को सुपरवाइज नहीं करती। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो एडवाइज करती है गवर्नमेंट को रूल्स के बारे में एंड दूसरी चीजों के बारे में रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एक्ट, एंड सुपरवाइज नहीं करती है या रेगुलेट नहीं करती है। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग authorities, ऑप्शन सी, डेफिनेटली दैट्स बेसिकली द करेक्ट आंसर कि ये सुपरविजन भी करती है एक्टिविटीज को एंड स्टैंडर्ड्स को भी बनाती है, कंडीशंस भी बताती है एंड जो बाकी ड्यूटीज हैं उनको भी परफॉर्म करती है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी, दैट द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है वो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी कंट्रावेंशन होती हैं उनको डिसाइड किया जा सके एंड अवार्ड कंपनसेशन को पास किया जा सके। जो इनका रोल होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का वो जुडिशियल नेचर का होता है एंड ये रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी से अलग होता है, राइट? सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 28। अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अग्री ऑरली। तो एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है जो कि ऑरली अग्री करते हैं टू द लीज ऑफ अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की लीज के लिए अग्री करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 months। तो 10 महीने के पीरियड के लिए जो लैंडलॉर्ड है टेनेंट अग्री करते हैं। टेनेंट पेज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, टेनेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर देता है एंड फर्स्ट मंथ का रेंट पे कर देता है। लैंडलॉर्ड जो है वो कीज को हैंड ओवर कर देता है, वो भी चीज यहां पर हो जाती है, राइट? अलाउइंग द टेनेंट टू मूव इन इमीडिएटली। व्हाट इज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस लीज अग्रीमेंट? इस लीज अग्रीमेंट का लीगल वैलिडिटी क्या रहेगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट? उसके बारे में हमने बताना। ऑप्शन 8 सेज द लीज इज इनवैलिड। जो लीज है वो इनवैलिड है एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगी। ऑप्शन बी, द लीज इज वैलिड एज एन ओरल अग्रीमेंट accompanied by the delivery of possession is sufficient for a lease of this duration। ऑप्शन सी,
the lease is provisionally valid but must be registered within 1 month to become legally binding. And option D, the lease is invalid because the term is less than 1 year, which requires it to be deemed a month to month lease. So which one is going to be the correct answer for this? देखो, अगर लीज टर्म होती है 1 साल से नीचे, तो एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो लीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर 1 साल से ज्यादा होती है तो डेफिनेटली वो एक रजिस्टर्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होनी चाहिए। अब क्योंकि यहां पर जो लीज है वो 10 महीने की है, यानी कि 1 साल से कम है, तो एक रजिस्ट्रेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं है। एंड वो ऑरली अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना पड़ेगा। टेनेंट जो है वो रेंट पे कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है वो लैंडलॉर्ड के पास, लैंडलॉर्ड ने हैंड ओवर कर दिए हैं कीज को, वो सफिशिएंट है फॉर द लीगल बाइंडिंग, राइट। अगर हम नेचर ऑफ टेनेंसी की बात करें तो कोर्ट जनरली जो होती है इस तरह की शॉर्ट टर्म ओरल लीज को एक वैलिड लीज अग्रीमेंट मानती है। अगर लीज टर्म स्पेसिफाइड नहीं है या फिर अगर वो 1 साल से ज्यादा की है बिना रजिस्ट्रेशन के, तो उसे बेसिकली मंथ टू मंथ ट्रीट किया जाता है अंडर सेक्शन 106। एंड ये किया जाता है एंड उसको 15 दिनों के नोटिस के साथ टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना ओरल लीज में, वो होता है एविडेंस से रिलेटेड, बिकॉज कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तो है नहीं है, ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि रेंट अमाउंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, नोटिस पीरियड क्या होगा, राइट। तो डिस्प्यूट के केस में डिफिकल्ट होता है। जो रेंट रिसीट्स हैं, डिपॉजिट एक्नॉलेजमेंट हैं, जो विटनेस टेस्टिमनी होते हैं, वो सपोर्टिंग एविडेंस की तरह कंसीडर किए जाते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द लीज इज इनवैलिड बिकॉज द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करता है अगर ईयर टू ईयर बेसिस पर है, यानी कि 1 साल से ज्यादा है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट यहां पर नहीं है, ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, वी टॉक अबाउट द लीज इज वैलिड एज एन ओरल लीज अग्रीमेंट accompanied by the delivery of possession is sufficient for a lease of this duration, absolutely correct। तो ऑप्शन बी जो है that is absolutely correct, I just told you each and everything about it, right। so option जो बी है that is the correct answer here। now let's move toward the question number 29। it's related to the right to information act। तो right to information act के बारे में क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन के टाइपोस तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, राइट। सो सिटीजन अप्लाइज फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीआईओ ऑन October 1st। The PIO, after assessing the request, determines that the information can be provided but requires the payment of further fees. The PIO sends a letter communicating this to the applicant on October 10th। When does the 30-day clock for providing the information resume? तो 30 दिन की जो क्लॉक होगी वो कब रिज्यूम होगी उसके बारे में वी नीड टू आंसर। द 30-day पीरियड इज एब्सोल्यूट एंड कंटिन्यूज टू रन फ्रॉम द October 1st regardless of the fee request। the period is पोज ऑन October 10th। जो पीरियड है वो कह रहा है कि वो 10 अक्टूबर को पोज हो जाएगा एंड रिज्यूम्स ओनली आफ्टर द सिटीजन पेज द रिक्वायर फी। जो सिटीजन है वो फीस को पे कर देगा, फिर से रिज्यूम हो जाएगा। Option C, it says the PIO gets a fresh 30-day period starting from the date the citizen pays the further fees। The 30-day period is not applicable in cases where additional fees is required। C, जो सेक्शन 7 है, सब सेक्शन 3 है किसका, आरटीए एक्ट का, वो कहता है कि पीआई जो रहेगा वो नोटिफाई करेगा एप्लीकेंट को अगर कोई फर्दर फीस रिक्वायर्ड है। एंड जो पीरियड रहेगा इन बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द पेमेंट जो रहेगा उसे 30 डेज के पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि इस केस में अगर देखें October 1st को आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तो 30 डे का काउंटडाउन बिगिन हो चुका था। October 10 को जब पीआईओ ने फीस की इंटीमेशन भेजी तो वो काउंटडाउन पोज हो जाएगा। अब जब एप्लीकेंट जो है वो फी को पे कर देगा, काउंटडाउन रिज्यूम हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट से। तो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन बी ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर। that is the period or is posed on October 10th and resumes only after the citizen pays the required fee। so option B is the correct answer। now related to the question number 30th, it says
A person wishes to execute a power of attorney electronically. A person wishes to execute a power of attorney electronically to authorize a bank. एक बैंक को ऑथराइज करने के लिए जिसको रेगुलेट किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा to manage their investments, right? They also wish to create a electronic will to bequeath their digital assets. Based on the IT Act 2000 and its subsequent amendments, what is the legal status of these two इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स? तो ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनका क्या स्टेटस होने वाला है, लीगल स्टेटस क्या होगा, डेट वी नीड टू टेल। देखो, अगर आप पावर ऑफ अटर्नी को इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली आईटी एक्ट जो होता है इन जनरल वो रिकॉग्नाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को, उनको लीगली वैलिड माना जाता है। लेकिन जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 है उसका जो स्केड्यूल फर्स्ट है खास करके वो एक्सक्लूड करता है कुछ एक डॉक्यूमेंट्स को कि उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉनिकली उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। अब इसमें शामिल होती हैं पावर ऑफ अटर्नीज, ट्रस्ट डीड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सेल या फिर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, विल्स एंड टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशंस जो है उनको शामिल नहीं किया जाता। तो बेसिकली इफ वी टॉक हियर, जो पावर ऑफ अटर्नी है उसको वैलिडली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज पर द आईटी एक्ट। अगर लीगल वैलिडिटी चाहिए तो उसको फिजिकल फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाएगा, साइन किया जाएगा, ज्यादातर केसेस में फिर उसको नोटराइज भी किया जाएगा, ठीक है, एज पर द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। सो जो इलेक्ट्रॉनिक विल है या टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन होती है वो उसको एक्सक्लूड किया गया है आईटी एक्ट के फर्स्ट स्केड्यूल से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विल जो होती है उसे लीगली वैलिड नहीं माना गया है एज पर द करेंट इंडियन लॉ। ठीक है, वैलिड विल जो होगी वो राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए एंड कम से कम 2 पर्सन के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए एज पर द सेक्शन 63 ऑफ द सक्सेशन एक्ट। एंड आईटी एक्ट की रिकॉग्निशन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की वो इस फैक्ट के ऊपर ओवरराइड नहीं करती है, राइट? सो ऑप्शन 8 सेज बोथ द पावर ऑफ अटर्नी एंड पर्टिकुलर विल आर लीगली वैलिड, कि वो लीगली वैलिड है, गलत हो गया। द विल इज वैलिड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बट पावर ऑफ अटर्नी इज नॉट, ये भी गलत हो गया। पावर ऑफ अटर्नी इज वैलिड in electronic format, but the will is not, is it so? No, that is even not correct, वो भी चीज यहां पर करेक्ट नहीं मानी जाएगी, राइट? लेकिन एक अमेंडमेंट आई थी 2022 के बाद, यानी कि 2022 से पहले पावर ऑफ अटर्नी जो थी उनको एक्सक्लूड किया गया था, फर्स्ट शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल अमेंडमेंट हुई थी अक्टूबर 2022 में, उसने पावर ऑफ अटर्नीज जो कि इशू की गई हैं इन फेवर ऑफ द एंटिटीज विच आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको इस एक्सक्लूजन से निकाल दिया गया था। यानी कि ऐसी पावर ऑफ अटर्नीज उन एंटिटीज के केस में जहां पर वो बेसिकली रेगुलेट की जा रही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है, लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द आईटी एक्ट, राइट? सो दैट्स द मेन केस ओवर हियर। अब यहां पर कुछ एक चीजें और समझने वाली हैं कि इस पर्टिकुलर केस में इफ वी लुक एट पर्सन ने जो एग्जीक्यूट करी है पावर ऑफ अटर्नी वो बैंक की फेवर में करी है विच इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो वैलिड है, राइट? तो पावर ऑफ अटर्नी जो होगी वो वैलिड है, बट विल जो है वो वैलिड नहीं है, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31st। It says a bank files a civil suit to enforce a mortgage on a property located in Chennai। तो बैंक जो है वो एक सिविल सूट को फाइल कर देते हैं, right, to enforce a mortgage on a property which is located in Chennai. The borrower has also taken a subsequent loan on the same property from non-banking financial company. When filing the suit, what is the mandatory procedural requirement that the bank must follow regarding the NBFC? तो NBFC के बारे में जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो क्या रहने वाली है, डेट वी नीड टू आंसर, ठीक है? सो बैंक जो रहेगा वो एक पार्टी बनाएगा, इम्प्लीड करेगा जो भी सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है। अब इस केस में जो एनबीएफसी है वो एक सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है, तो बैंक उस सिविल सूट में एनबीएफसी को पार्टी बनाएगा। क्योंकि जो सेक्शन 85 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो कहता है कि अगर आपने एक सूट को फोरक्लोजर करना है या सेल करनी है या प्रॉपर्टी की रिडेम्पशन करनी है
तो जितने भी पर्सन हैं जिनका इंटरेस्ट है उस मॉर्गेज सिक्योरिटी में या फिर राइट ऑफ रिडेम्पशन में, उनको एज पार्टी ज्वाइन करवाना जरूरी होता है। ये चीज इसलिए की जाती है ताकि जो भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, यानी कि जो सब्सिक्वेंट लेंडर है, उनके जो अधिकार हैं उनको भी सेम प्रोसीडिंग में ही एजुडिकेट किया जाए। एंड जो डिक्री पास किया जाएगा कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होगा सभी इंटरेस्टेड पार्टीज के ऊपर, ताकि कोई फ्यूचर में कंफ्लिक्ट फिर से पैदा ना हो जाए। एंड जो सेल या फिर फोरक्लोजर जो होगा वो इफेक्टिव बन जाएगा एंड क्लियर टाइटल जो है वो परचेजर को दिया जा सकता है। राइट, सो ऑप्शन देखते हैं। द बैंक ओनली नीड्स टू इन्फॉर्म द एनबीएफसी, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, उसको पार्टी बनाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। द बैंक मस्ट इम्प्लीड द एनबीएफसी एज अ डिफेंडेंट इन द सूट, एब्सोल्युटली राइट, उसको एक पार्टी बनाना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू राइट, कि जितने भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस होती हैं दोज शैल बी इम्प्लीटेड एज डिफेंडेंट्स। एंड ये चीज इंश्योर करती है कि जो राइट्स हैं होल्डर्स के वो सेम प्रोसीडिंग में एडजुडिकेट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32nd, it says a person uses their private key to create a unique electronic identifier attached to a document। ठीक है, तो एक पर्सन है वो अपने एक प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफायर जो पर्टिकुलरली है वो क्रिएट किया जा सके, जो कि एक डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होगा, विच कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाय एनीवन, जो किसी भी पर्सन के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जा सकता है यूजिंग द पब्लिक की अवेलेबल। This process ensures the authenticity and integrity of the document. Under the IT Act 2000, what is the electronic identifier officially termed? तो जो आइडेंटिफायर होता है उसको ऑफिशियली क्या टर्म देते हैं? पब्लिक की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर या फिर सिक्योर सिस्टम प्रोसीजर। सी, पब्लिक की वो की होती है जिसका इस्तेमाल वेरीफाई करने के लिए किया जाता है, वो सिग्नेचर खुद से नहीं होता है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है वो डाटा या डॉक्यूमेंट होता है जिसे साइन किया जा रहा है। राइट, सिग्नेचर सेपरेट पीस ऑफ डाटा है जो अटैच किया जाता है फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या रहता है? ऑथेंटिकेशन का एक मेथड है ना, बाय मींस ऑफ विच कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हो। राइट, एंड बेसिकली प्रोसेस क्या रहता है कि प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हो क्रिएट करने के लिए फॉर द वेरीफाइबल ऑथेंटिकेटर। एंड ये फंक्शन बेसिकली किससे रिलेटेड? डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी जो है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं कि आपने प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर दिया एंड बाद में पब्लिक की के थ्रू उसको वेरीफाई किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 33। It says a government department wishes to create a body whose primary function is to provide advice to the central government regarding the formulation of new rules under the IT Act and to consult on any other purpose connected with the Act's implementation. What is the official name of the committee established for the specific advisory role? तो जो कमेटी है उसका स्पेसिफिक नेम क्या है जिसको स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए बनाया गया है, जो कि प्राइमरी फंक्शन जिसका होगा कि उन्होंने एडवाइस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू रूल्स अंडर द आईटी एक्ट। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 88 ऑफ द आईटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, कंस्टिट्यूट किया है एक एडवाइजरी बॉडी को जो एडवाइस करेगी, एंड दैट इज सीआरएसी। सीआरएसी क्या होती है? साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी होती है, साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसको बनाया जाता है। और ऑप्शन डी जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो कंट्रोलर है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का, वो बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर सो डेट आपको बाद में ज्यादा बेटर रहेगा। सो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, जो सुपरवाइज करती है एंटिटीज को जो इशू करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स, राइट, उन एंटिटीज को सुपरवाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। साइबर रेगुलेशंस एपीलेट ट्रिब्यूनल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जुडिशियल बॉडी है जो हेयरिंग को सुनती है, अपील्स को सुनती है अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुछ दिया, कुछ जजमेंट दिया एंड उसको उसके अगेंस्ट जो हेयरिंग्स होती हैं, अपील्स होती हैं, उसको सुनती है साइबर रेगुलेशंस एपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज द सेंट्रल आईटी एडवाइजरी बोर्ड। जो सेंट्रल आईटी एडवाइजरी बोर्ड होता है वो बेसिकली कह लो कि डिफरेंट चीज है, दैट्स नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू इट, राइट, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है एंड फर्दर ये हमारे स्कोप से भी बाहर है। सो आई एम नॉट कवरिंग द डेफिनेशन एज सच। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 34।
अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, वो परचेज करना चाहती है, दैट्स वांट्स टू परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल सिटीजन, वो एक इंडिविजुअल सिटीजन से बिल्डिंग परचेज करना चाहती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द एक्ट which describes a conveyance between living persons is a transaction permissible, right? तो उसके बारे में we need to tell. So under the transfer of property act, if we talk about transfer of property का मतलब होता है जिसके साथ एक लिविंग पर्सन कन्वे करता है प्रॉपर्टी को प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ठीक है, किसी और लिविंग पर्सन को, ये चीज डेफिनेशन में रहती है। एक्ट ये भी क्लैरिफाई करता है कि लिविंग पर्सन में एक कंपनी भी शामिल हो सकती है, एक एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है, विच मे बी इनकॉर्पोरेटेड, या हो सकता है कि इनकॉर्पोरेटेड भी ना हो। सो इसीलिए कारण है कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड लीगल एंटिटी है, उसको एक लिविंग पर्सन काइंड काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। यानी कि लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ वो पर्सन नहीं है जो हम सांस ले रहे हैं, इसमें कंपनी, एसोसिएशन ऑफ बॉडीज या इंडिविजुअल जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं। सो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल सिटीजन जो ट्रांसफर है वो वैलिडली जो ट्रांसफर कर सकता है ऑफिस बिल्डिंग को कॉर्पोरेशन के नाम में, यानी कि जो ट्रांसफरी रहेगा, क्योंकि उसे लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो यस और नो, यस इट कैन बी डन। सो आइदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन ए कह रहा है बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स अ कंपनी और एनी सच एसोसिएशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन डी इट सेज yes, but only if incorporation appoints a specific living individual as its representative. That is not correct. ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेटली वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स को, लीगल ट्रांसफरी बेसिकली कॉर्पोरेशन खुद ही होगी। एक्ट अलाउ करता है कि कंपनी को हम एक लिविंग पर्सन कंसिडर करेंगे विदाउट नीडिंग अ प्रॉक्सी, किसी तरह की प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35th, it says a journalist sends an RTI application, एक जर्नलिस्ट है जो एक RTI एप्लीकेशन को भेजते हैं ईमेल के थ्रू टू अ public authority after office hours. The next morning, the authority's office acknowledges the email. What is the correct procedure of the public information officer should follow regarding the application fee for this email based request? तो देखो जो आरटीआई एक्ट है ना 2005, ठीक है, एप्लीकेशन बेसिकली तभी कंसिडर की जाएगी अगर उसके साथ जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस है 10 रुपए की जो होती है वो साथ में आएगी। अब जर्नलिस्ट ने क्या किया है कि आरटीआई एप्लीकेशन भेजी है ईमेल के थ्रू, तो पीआईओ जो है वो प्रोसेसिंग को स्टार्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट से रिलेटेड जब तक उनके पास एप्लीकेशन फीस रिसीव नहीं होती, ठीक है। तो एक्नॉलेज करने से पहले जो फॉर्मली है पीआईओ वो इंटीमेट कर देगा एप्लीकेंट को कि आरटी एप्लीकेशन का जो रिकॉर्ड है वो तभी माना जाएगा अगर वो प्रिस्क्राइब फीस पे करता है। एप्लीकेंट जो होते हैं वो फीस को रिमिट कर सकते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिजिकल मोड्स के थ्रू पेमेंट को पे कर सकते हैं, लेकिन तब तक स्टार्ट नहीं करेगा पीआईओ जब तक वो फीस नहीं आ जाती है। एंड पीआईओ जो है उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन भेजेगा जर्नलिस्ट को कि पेमेंट फीस चाहिए, हमें एप्लीकेशन फीस चाहिए, एंड उसके बाद ठीक है जब फीस रिसीव हो जाएगी फिर 30 दिन का टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा, राइट? सो पीआईओ शुड रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो रिजेक्ट करने का मतलब नहीं बनता, ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। पीआईओ शुड प्रोसेस, प्रोसेस भी नहीं करेंगे। द पीआईओ मस्ट फर्स्ट गिव अ सीरियल नंबर टू द एप्लीकेशन and then communicate the fee to be paid by the applicant, absolutely correct. So option जो C है that is absolutely the correct answer. Now let's move toward the question number 36. An individual aggrieved by the order passed by adjudicating officer, तो एक individual aggrieved है कि जो adjudicating officer है उन्होंने कोई order pass किया है and सक्सेसफुली अपील्स टू द साइबर रजिस्ट्रेशन appellate tribunal, CRAT के पास कर देते हैं, वो अपील कर देते हैं। Tribunal, after hearing both the parties, decides that the original order was flawed and needs to be completely nullified. तो nullify कर दिया। What power does the appellate tribunal have in this situation? तो appellate tribunal के पास क्या पावर रहेगी इस सिचुएशन के अंदर? देखो जो सेक्शन 58 है ना आईटी एक्ट का, वो बेसिकली कहता है कि जो सीआरएटी है यानी कि जो साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल होता है वो बेसिकली उसके पास एपलेट पावर्स है, उसके पास क्या है, काफी वाइड एपलेट पावर्स होती हैं।
वैसे जो फंक्शंस होते हैं ना ऐसे ट्रिब्यूनल्स के, अब उनको मर्ज कर दिया गया टीडी सेट के साथ। नाउ दोस हैव बीन सीआरएटी के जो पर्टिकुलर फंक्शंस थे उनको टीडी सेट के साथ मर्ज कर दिया गया। अब जो ट्रिब्यूनल होता है वो कंफर्म कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के हेयरिंग को, या फिर उसको सेट असाइड भी कर सकता है, राइट। अब इस केस में जो ट्रिब्यूनल है उनको लगा कि ओरिजिनल ऑर्डर जो था वो फ्लॉड था, इन्होंने डिसाइड किया कि इसको नलीफाई कर देंगे हम। तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल ने अपनी जो पावर्स हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स हैं सेट असाइड की, उनका इस्तेमाल किया है। दैट इज द सिनेरियो, राइट। सो ट्रिब्यूनल कैन ओनली रिकमेंड दैट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रिव्यू द ऑर्डर अगेन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ रिव्यू करना है, ट्रिब्यूनल कैन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नॉट हैव द पावर टू नलीफाई, ये भी गलत हो गया, पावर्स तो हैं। ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू कंफर्म, मॉडिफाई एंड सेट असाइड। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोज पावर्स आर नाउ अवेलेबल एंड फर्दर उनको इस्तेमाल करके उसको सेट असाइड किया जा सकता है। नाउ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 37, a landlord leases out a shop for commercial retail purpose with no written contract। ठीक है, तो एक लैंडलॉर्ड है एंड वो लीज करते हैं एक शॉप को फॉर कमर्शियल रियल पर्पस, रिटेल पर्पस, कमर्शियल रिटेल पर्पसेस। कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है स्पेसिफाइंग लीज ड्यूरेशन या नोटिस पीरियड हो। 2 साल के बाद जो लैंडलॉर्ड है वो डिसाइड करते हैं कि वो टर्मिनेट कर देंगे टेनेंसी को। अब जो प्रोविजंस हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की उनके हिसाब से व्हाट काइंड ऑफ लीज इज डीम्ड टू बी एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड फॉर द टर्मिनेशन। देखो, लीज जहां पर कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफाइड टर्म नहीं होती है उसको कवर किया जाता है सेक्शन 106 टीपीए में अप्लाई किया, कवर किया जाता है, राइट। एंड फर्दर उन सभी केसेस में अब अगर तो रिलेटेड हो एग्रीकल्चर से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, वहां पर ईयर टू ईयर लीज कंसीडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक तरह से हमने टाइपो में करा था कि जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है एंड मैन्युफैक्चरिंग का हो या एग्रीकल्चर का हो फिर तो ईयर टू ईयर मानते हैं। लेकिन अगर कोई और पर्पस है तो उसे हम मंथ टू मंथ बेसिस पे काउंट करते हैं कि मंथ टू मंथ बेसिस पे आपकी लीज चल रही है। एंड नोटिस पीरियड ऐसे केसेस में 15 दिनों का रहता है। अब इस केस में अगर देखें कि जो शॉप दी है वो कमर्शियल रिटेल पर्पस के लिए दी है विच इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, तो ये मंथ टू मंथ टेनेंसी के लिए एप्लीकेबल रहेगी। एंड अब इस केस में 15 दिन का नोटिस सिर्फ देना वाजिब रहेगा, डेट्स इट, सिर्फ उतना रिक्वायर्ड है। सो डीम टू बी ईयर टू ईयर बेसिस, नो इट्स नॉट ईयर टू ईयर बेसिस, इट इज मंथ टू मंथ बेसिस। एंड उसके लिए जो नोटिस पीरियड चाहिए वो 15 दिन का चाहिए। सो एब्सोल्युटली ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इट सेज अ जियोलॉजी स्टूडेंट रिक्वेस्ट access to physical rock samples and a 3D printed model of a geological formation from a government-run research institute. The PIO argues that the RT Act only covers documents, records, and electronic data. Is the student's request for these physical items valid under the Act's definition of information? राइट, उसके बारे में बताना है। देखो, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी फॉर्म जिसमें रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोस, ओपिनियंस, एडवाइस, सर्कुलर्स, लॉग बुक्स हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सैंपल्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, डाटा मटेरियल हो सकता है, राइट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो चीजें हो सकती हैं, राइट। एंड सो जो फिजिकल सैंपल्स हैं एंड जो मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लिसिटली कवर किया गया है। सो हेयर वी विल टॉक अबाउट रॉक सैंपल्स, तो उनको सैंपल्स की कैटेगरी के अंदर कवर किया जाता है। एंड अगर हम बात करें 3D प्रिंटेड जियोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में तो उनको भी मॉडल्स की कैटेगरी में कवर किया जाता है। तो दोनों चीजें जो हैं वो कवर की जाती हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीआईओ का जो क्लेम है ना रिलेटेड टू कि आरटीए में डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कवर होते हैं कि सिर्फ और चीजें कवर नहीं होती हैं, तो वो गलत है। जो एक्ट है वो डेलिबरेटली सैंपल्स को, मॉडल्स को कवर करता है ताकि जो सिटीजन हैं उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे फिजिकल फॉर्म में भी, राइट। सो उसके हिसाब से देखते हैं कि रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, तो क्या रिक्वेस्ट इनवैलिड है? नो, रिक्वेस्ट इज नॉट वैलिड, इनवैलिड। द रिक्वेस्ट इज पार्शियल वैलिड, नो, रिक्वेस्ट इज फुली वैलिड। द रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, ये कह रहा है नहीं। yes, the request of both item is valid because the definition of information explicitly covers samples and the models। so option D जो है that is the correct answer। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, a corporation has several office computers in Mumbai। कॉरपोरेशन के पास बहुत से ऑफिस कंप्यूटर्स हैं मुंबई में।
दोज आर इंटरकनेक्टेड वाया लैन केबल्स, जो कि लैन केबल के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क केबल के साथ क्या है, कनेक्टेड है आपस में. दोज आर connected via the LAN cable, right? And this local network is also connected via satellite link to another office computer in Kolkata. According to the IT Act, does this entire setup qualify as a computer network? तो ये पूरा का पूरा सेटअप क्या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए क्वालिफाई होगा? सी, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे पहले डेफिनेशन को समझना जरूरी है कि इंटरकनेक्शन जब होता है एक या उससे ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स का, कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल हो, माइक्रोवेव का इस्तेमाल हो, टेरेस्ट्रियल लाइन का इस्तेमाल हो, या कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल हो, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी अ कंप्यूटर नेटवर्क. अब इस केस में देखो तो लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है मुंबई में, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, एंड उसके बाद एक सैटेलाइट लिंक जो है कोलकाता ऑफिस से जोड़ रही है, तो कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स तो बन ही रहा है अक्रॉस द डिफरेंट ऑफिसेस, राइट. ये चीज तो हो रही है, राइट. तो यस, जो मुंबई लैन इंटरकनेक्टेड है कोलकाता के साथ सैटेलाइट लिंक के थ्रू, वो एक कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है. दैट्स बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम. सो हम यहां पर आंसर जो देंगे, आइदर इट इज ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट्स, टेरेस्ट्रियल लाइन और अदर कम्युनिकेशन मीडिया. So option A जो है absolutely correct. Option is absolutely correct. Option D it says only the computer network in qualifies for computer network, कि मुंबई में सिर्फ वो होगा. नो, क्योंकि वो कोलकाता से भी तो कनेक्टेड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40th, it says a bank files a mortgage suit for recovery of debt of rupees 15 lakh rupees. The mortgaged property is a single contiguous plot of land that straddles the jurisdictional body of two different district courts. तो जो यहाँ पर एक बैंक है, वो मॉर्गेज सूट फाइल करता है 15 लाख को रिकवर करने के लिए. मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिंगल है, कंटिन्यूअस प्लॉट है, एंड फर्दर वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन बाउंड्री के ऊपर है, दो डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बीच में. कोर्ट एंड एक्स एंड कोर्ट वाई, विच कोर्ट इज अप्रोप्रिएट फॉरम फॉर द बैंक टू इंस्टीट्यूट द सूट, तो उसके बारे में हमें बताना है. अब यहाँ पर रूल्स को देखते हैं. अब जो सूट्स होते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, जहां पर मॉर्गेज से रिलेटेड है, वो उस कोर्ट में फाइल होंगे जहां पर लोकल जुरिस्डिक्शन है प्रॉपर्टी के, जहां पर लोकल जुरिस्डिक्शन है प्रॉपर्टी. एंड उन केसेस में जहां पर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, तो बेसिकली सूट वहां पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा, उस कोर्ट में जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में पोर्शन जो है प्रॉपर्टी का वो सिचुएटेड है, राइट. वहां पर जाएगा, प्रोवाइडेड कि उस कोर्ट की पेक्युनियरी जुरिस्डिक्शन है वहां पर. अब इस केस में ध्यान से समझो, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो सिंगल है, ठीक है, वो एक कंटिन्यूअस प्लॉट है, लेकिन वो दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आती है. डेप्ट अमाउंट कितना, 15 लाख रुपए का है, एंड वो पेक्युनियरी जुरिस्डिक्शन में आती है रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आती है. सो बैंक के पास अब ऑप्शन है कि वो कोर्ट एक्स के पास भी जा सकते हैं, वो कोर्ट वाई के पास भी जा सकते हैं. दोनों कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जिसमें वो प्लॉट आता है, तो वो कोर्ट एक्स या कोर्ट वाई दोनों के पास जा सकते हैं. नो इश्यूज इन दैट. तो बैंक मस्ट फाइल द सूट इन हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट थोड़ा चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली एस्केलेट होना जाएगा हाई कोर्ट पे. ऑप्शन ही गलत हो गया. द बैंक कैन इंस्टीट्यूट द सूट इन आइदर कोर्ट एक्स और वाई, ठीक है, दोनों में जा सकते हैं, एंड फर्दर एज इट्स ओन डिस्क्रिशन. ऑप्शन सी सेज द बैंक मस्ट फाइल टू सेपरेट सूट्स, one in each court for the portion of the property lying in the respective jurisdiction. तो क्या दोनों में जाना पड़ेगा? देखो, वैलिडिटी जो ये कहती है कि मॉर्गेज सूट जा सकता है एज पर द सेक्शन 17, राइट, सीपीसी का जो चलता है. अब मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो दोनों के ऊपर है, राइट, पेक्युनियरी जुरिस्डिक्शन तो दोनों में है, तो किसी भी एक में जा सकते हैं. सो ऑप्शन जो बी है दैट इज द राइट आंसर. ऑप्शन जो बी रहेगा दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर. क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसीव्स एन आरटीआई एप्लीकेशन. तो आरबीआई के पास आती है एक आरटीआई एप्लीकेशन एक सिटीजन की तरफ से, सीकिंग information on policy decisions regarding the bank licensing. RBI's PIO responds that a central banking institution, it is not a public authority under the RTA and is not therefore exempted. Is this valid ground? So section 2 जो कहता है वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन देता है.
कोई भी अथॉरिटी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ एस्टैब्लिश्ड हो, कंस्टिट्यूट की गई हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या बनाई गई हो पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर नोटिफिकेशन इशू की गवर्नमेंट उसके द्वारा बनाई गई हो, तो डेफिनेटली वो पब्लिक अथॉरिटी में आता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट के तहत, तो डेफिनेटली आरबीआई जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है? अब आरबीआई का ना एक्चुअल में एक केस हुआ था, जयंतीलाल मिस्त्री के खिलाफ एक केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसिवली ये चीज कही थी कि आरबीआई भाई एक पब्लिक अथॉरिटी है एंड डेफिनेटली इट इज ड्यूटी बाउंड कि इसने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। एंड कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि आरबीआई के पास एक फिड्यूशरी ड्यूटी है कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, तो वो अपनी जानकारी देने से के लिए मना नहीं कर सकते कि वो बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अब आरबीआई अगर डिनाई करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो तब कर सकता है जहां पर एग्जाम्पशन ले पाए, यानी कि सेक्शन 8 में कुछ एग्जाम्पशन है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के स्टेट की, ठीक है, या फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन अदरवाइज अदरवाइज रिफ्यूजल नहीं दिया जा सकता कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो ये जो क्लेम है ना वो इनवैलिड है। सो ऑप्शन ए जो है, यस द आरबीआई इज ऑटोनोमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन ए गलत है। स्टेटस इज एम्बिगस, एनी कोर्ट ओनली अ कोर्ट कैन डिसाइड आरबीआई फॉल्स अंडर द एक्ट परव्यू और नॉट, ये भी गलत हो गया। नो द रिफ्यूजल इज इनवैलिड बिकॉज द डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत से आपने कंसेप्ट भी इस वीडियो में समझे होंगे। अगर आपको वीडियो लगी है पसंद, तो जल्दी से वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, एंड मेक श्योर कि आप पैक में, अर्ली बर्ड पैक में अभी कभी एनरोल कर लें, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।